Welcome students. Let's discuss some of the NCERT textbooks questions which are very important from exam point of view. The very first question is, a battery of 6 volt and internal resistance of 0.5 ohm is joined in parallel with another of 10 volt internal resistance of 1 ohm. The combination sends a current through an external resistor of 12 ohm. Find the current through each battery. तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हम सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि दो हमारे पास बैटरी हैं E1 और दूसरी बैटरी हमारे पास मान लीजिए E2, ठीक है ना। और इनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है 0.5 ओम इज जॉइंट पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ 10 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। तो ये अपने पास है 6 वोल्ट और ये है अपने पास 10 वोल्ट और इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है। ये रेजिस्टिव लोड है जो कि कितना बता रहा है 12 ओम का, ठीक है ना। तो ये सर्किटरी होगी। तो मान लेते हैं कि इस E1 में से जो करंट जा रहा है वो I1 है और E2 से जो करंट जाएगा वो I2 होगा, यानी कि इस आर्म में करंट कितना आ गया अपना I1 प्लस I2 और यही करंट वापस इसमें जाएगा आपका E1 और इसमें जाएगा आपका I1 और इसमें I2। क्लियर है। सो वी आर प्रोवाइडेड विद E1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसको नाम दे देते हैं अपन R1 और इसको नाम दे देते हैं R2। R1 कितनी है 0.5 ओम और E2 है हमारे पास 10 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। रेजिस्टिव लोड अपने को दे रखा है R12 ओम। हमें क्या करना है फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड I1 एंड I2, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो सर्किट में क्लोज लूप बन रही है, तो हम KVL रूल लगा सकते हैं। तो हम एक बार इसको नेमिंग कर देते हैं ताकि इजी हो जाए काम। A B C D E F G H and this one I। So applying KVL हम इस वाली लूप में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं KVL रूल लगा रहे हैं इस नीचे वाली लूप में G J A B C D I H G, इस वाली लूप में हम KVL रूल लगाएंगे। क्या बनेगा ये, तो देखिए G से A तक कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। A से B तक देखिए रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, तो इसको कैसे लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू R, फिर प्लस, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, तो इसको हम लिखेंगे I2 R2 और फिर बैटरी का देखिए नेगेटिव एंड पहले आ रहा है तो माइनस E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया 10 इज इक्वल टू 13 I2 प्लस 12 I1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 दे दिया। इस तरीके से KVL लूप लगाइए इस आउटर लूप के अंदर, ठीक है ना, इस पूरी लूप के अंदर लगाइए KVL। तो इस आउटर लूप में जब हम KVL लगाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा इसमें अपना, तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा E1 की जगह 6 आ गया, I1 R1, तो R1 की अपने को वैल्यू दे रखी है और यहाँ से R की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें से I1 जो कॉमन आएगा उसको इकट्ठा कर लो, तो 12.5 I1 प्लस 12 I2, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने, ठीक है। अब ये किस तरीके से अपन KVL कैंसिल करते हैं तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो आप मतलब समझ जाओगे इस चीज़ को, अगर वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता चल जाएगा कैसी आई इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने है, एक तरीके से 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई। अब इनको हमें सॉल्व करना है, यहां से हमें I1 और I2 निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज कर लिया। अब मैं इनको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ये तो कट जाएगा। तो कितना है, 42 इक्वल टू -18.5 I1। तो यहां से मैं I1 निकाल सकता हूं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज -2.27 एम्पियर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये अपने को क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब हमने जो I1 की जो डायरेक्शन ली है, एक्चुअल में ये इसके अपोजिट जाएगा करंट। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव साइन शोज। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन जो हमने ली है करंट की वो एक्चुअल में अपोजिट होगी। ठीक है ना। अब अपोजिट कैसे होगी, तो इसका मतलब हमें बैटरी को रिवर्स ऑर्डर में डालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं था कि बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने कैसे कनेक्ट किया बैटरी का, पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव एंड कनेक्ट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में E1 जो बैटरी है उसको रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट करना है। ठीक है ना, बस ये समझ में आता है इस नेगेटिव साइन से अपने को। तो देयरफॉर पोलैरिटी ऑफ E1 शुड बी रिवर्स्ड। तो I1 आ गया। अब I1 की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यहां से आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया I1 की वैल्यू और यहां से हमें निकल जाएगी I2 की वैल्यू। ठीक है, तो I1 कितना आया, -2.27 एम्पियर और I2 कितना आया, 2.86 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 cells are connected in parallel with their like poles connected together with wires of negligible resistance. If the EMFs of the cells are these respectively and their internal resistance are these respectively, find the current through each cell. तो देखिए क्या कह रहा है कि 3 हमारे पास EMFs हैं और वो सभी के सभी कैसे कनेक्टेड है, उनके लाइक पोल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो ये है E1, मान लो इसको E1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 वोल्ट। इसको E2 मान लेते हैं 1 वोल्ट और ये हो गया आपका E3 4 वोल्ट। क्लियर है। और साथ में दे रखी है इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी R1 मान लेते हैं, ये हो गई आपकी 4 ओम, ये R2 3 ओम और ये है R3 2 ओम। क्लियर है। और बस इतना ही दे रखा है इसके अंदर और ये आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है ना। तो इनकी जो आउटपुट है वो मतलब कहीं पे जा नहीं रहा है ये लोड। ठीक है ना, इसको लोड कहीं कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ ये बैटरीज का कनेक्शन बना रखा है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द करंट थ्रू ईच आर्म, हर एक आर्म में कितना करंट होगा वो निकालना है। तो E1 बैटरी से मान लीजिए I1 करंट निकल रहा है, E2 बैटरी से करंट जाएगा I2। ठीक है ना, अब पॉजिटिव साइड ये है तो करंट की डायरेक्शन यही होगी। ऐसे ही E3 से करंट गया I3। ठीक है, और इनको हम नेमिंग कर देते हैं इनकी A और ये हो गया आपका B C D और इसको नाम दे देते हैं E और इसको नाम दे देते हैं F। ठीक है ना। तो इस तरह का सर्किट है। तो इसमें हम क्लोज लूप लगा सकते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास सीधा सीधा ही आ जाएगा KCL से, किरचॉफ्स करंट लॉ से, एट नोड ए नोड के ऊपर हम KCL लगा सकते हैं सिंपल। क्योंकि यहां पे देखिए KCL क्या कहता है, द सम ऑफ इनपुट करंट्स एंड द आउटपुट करंट्स इज इक्वल टू 0 वेयर इनपुट करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटपुट करंट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट जो है वो तो कहीं जा ही नहीं रहा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो इनकमिंग करंट है उनको ऐड कर लेंगे खाली। ठीक है, आउटगोइंग करंट कुछ है नहीं, तो इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो मैं आपको सीधा सीधा सोल्यूशन पे ले चलता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, क्योंकि इसमें करने को कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है,
तो जो मैंने सोल्व कर रखा है सीधा वही दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, तो इस तरह का सर्किट आपका बनेगा। ठीक है, तो अप्लाइंग जंक्शन रूल एट नोड ए, तो नोड ए के ऊपर हम जंक्शन रूल लगाएंगे, तो तीनों करंट्स का सम क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट लीविंग द करंट फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन ए से करंट जा कहाँ रहा है ये अपने को बताया नहीं है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से देखिए हम I1 निकाल सकते हैं, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से आप लगाइए लूप लो किसमें, ए बी ई एफ ए। ठीक है ना, ए बी ई एफ ए, ये वाली जो लूप है इसके अंदर लगाना है। तो जब आप लगाओगे तो देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं डिटेल में कैसे किया, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। तो आप लूप लो लगाएंगे इसमें, और ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इक्वेशन, इसको नाम दे दीजिए 2। इसी तरीके से सी डी ई एफ सी, ये वाली जब आप लूप लगाओगे तो इस लूप के हिसाब से आपको ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 3। ठीक है ना, अब क्या करना है, I1, I2, I3 अपने को निकालना है। तो इन तीनों इक्वेशंस को आप इस तरीके से सेट करो। तो देखिए क्या कर रहा है, पुटिंग I1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 में जो I1 आया, इस I1 को इक्वेशन नंबर 2 के I1 में यहां पुट कर दो, और इक्वेशन नंबर 3 के I1 में यहां पुट कर दो। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप पुट करोगे तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 बन जाएंगी, और इन दोनों इक्वेशन में देखिए I2 और I3 है, I2 और I3 है। इसका मतलब अब ये 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहां से हम I2 I3 निकाल सकते हैं इजीली। क्या करना है, इक्वेशन 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन आ जाएंगी 6 और 7। फिर क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो आप। तो जब आप ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पे -12I3 है और ये +12I3 है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो होगा क्या, ये कट जाएगा, तो यहां से आपको I2 मिल जाएगा। तो I2 कितना आया, -7/13 एम्पियर। ठीक है, अब इस I2 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर यू कैन पुट इट इन इक्वेशन 4 और इन इक्वेशन 5। ठीक है ना, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I3, that will be 9/13 एम्पियर। अब I2 और I3 आपको मिल गया है, तो आप इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, वहां से आपको I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन अपने को माइनस में आ रही है, दो केस में I1 और I2 के केस में माइनस में आ रही है। इसका मतलब I1 और I2 की जो बैटरी की पोलरिटी है वो अपने को चेंज करनी है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू व्हाट वी हैव टेकन इन द डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें भी हर एक ब्रांच में करंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये अपने को बैटरी दे रखी है प्लस माइनस, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें से मान लीजिए करंट कितना जाता है अपना, I करंट जा रहा है। ठीक है ना, इसमें से करंट कितना गया, मान लो कि I करंट गया अपना। अब ये I करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इधर मान लेते हैं कितना गया I1, और इधर कितना गया I2। ठीक है ना, अब ये जो I1 करंट गया है B नोड पे, देखिए यहां पे फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इधर अपन मान लेते हैं कि करंट कितना गया I3। ठीक है ना, तो BCR में कितना जाएगा, I1 करंट में से I3 करंट माइनस हो जाएगा, और जो बाकी का बच गया वो BCR में चला गया। यहां देखिए यहां से I2 करंट आ रहा है, यहां से I3 करंट आ रहा है, तो ये जो है इसको नाम दे देता हूं मैं D। तो DC आर्म के अंदर कितना करंट जाएगा, I2 प्लस I3। अब C पे क्या होगा, ये दोनों करंट आपके ऐड हो जाएंगे। तो ऐड जब आप करोगे तो I3 देखो कट जाएगा, क्या बचेगा I1 प्लस I2, यहां जाएगा आपका I1 प्लस I2, जो कि किसके बराबर है, I के बराबर है। ठीक है, तो जो बैटरी से जितना करंट निकलता है घूम फिर के उतना ही वापिस सर्कुलेट होगा। तो I करंट गया था, वापिस घूम फिर के I करंट आ गया। तो ये आपको इस तरीके से प्रॉपर लेबलिंग करनी है करंट की सबसे पहले तो। ठीक है,
तो अब लूप लो लगा दीजिए इसमें, तो हम इसमें अलग अलग लूप ले सकते हैं। एक लूप आप ये ले लो, ए बी डी ए, एक लूप आप ये वाली ले सकते हो, बी सी डी बी, ठीक है ना, और एक आप ये नीचे वाली लूप ले सकते हो, ए डी सी, और इसको नाम दे देते हैं एफ ई, ठीक है ना। तो एक लूप आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो इसको भी अगेन मैं डायरेक्ट ही आपको करके दिखा रहा हूं। तो देखिए ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो यहीं से आपको समझा देता हूं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना। टेक्निकल जो काम था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए दोबारा उस चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये लूप लेंगे हम ए बी डी ए, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इस तरीके से लूप बी सी डी बी हम जब लेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, और ए बी सी एफ ई ए ये जब लूप लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो 3 इक्वेशन आ गई। तो मोस्टली हमें करना क्या होता है, जैसे 3 वेरिएबल है तो मैक्स टू मैक्स 3 अपने को लूप लेनी पड़ती हैं। 2 वेरिएबल अगर है तो हम 2 लूप या 2 या 3 लूप लेते हैं तो हो जाता है काम, ठीक है। जितनी ज्यादा लूप लोगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 4 आ गई, और फिर इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से अपने को निकल आएगी ये वाली इक्वेशन, i1 प्लस 2i3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लो, ठीक है। तो इससे ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर इक्वेशन 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर क्या किया है, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां से अपने को मिल जाएगा i3, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो हो जाता है, ये किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे माइनस करना है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। अपने को i1 i2 i3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो i3 यहां से आ गया। अब 6 में या 7 में किसी एक में पुट कर दो, तो वहां से अपने को i1 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। तो जैसे 7 इक्वेशन में पुट कर दिया i3 की वैल्यू को, तो यहां से i1 निकल आया, और i3 और i1 अपने को मिल गया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो वहां से अपने को i2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल i1 i2 i3। तो i1 करंट तो AB ब्रांच में जा रहा था, i2 करंट जा रहा था AD आर्म के अंदर, और i3 करंट जा रहा था BD आर्म के अंदर, ठीक है ना। बाकी के आर्म्स में भी निकालना है, क्योंकि सभी आर्म्स का पूछ रहा है ये, हर एक आर्म में कितना करंट जा रहा है। तो देखिए BC आर्म में कितना करंट जा रहा है, i1 माइनस i3 जा रहा है ना, तो i1 और i3 इनको माइनस कर दो, तो ये BC आर्म का हो गया। इसी तरीके से i2 प्लस i3 कर दो, तो वो DC आर्म का करंट निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में 2 बैटरी दे रखी है अपने को, ठीक है ना। इसका ये एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहां से मान लीजिए जो भी करंट जाएगा, इस करंट को मान लेते हैं कि ये कितना है, i1 है, ठीक है। तो इस करंट को मैंने मान लिया कि ये करंट i1 है। अब ये यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, तो इधर मान लेते हैं कि कितना करंट गया, i2 गया, ठीक है। तो इधर कितना जाएगा फिर, i1 माइनस i2, वो करंट इधर जाएगा। अब देखिए इधर से i2 करंट आ रहा है, और यहां से इस बैटरी से देखिए इस तरफ जा रहा है करंट, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये करंट कितना है। अब i1 और i2 वेरिएबल तो यूज हो गए, तो इसको मान लेते हैं i3, कि i3 करंट इधर गया, i2 करंट इधर गया। तो इस आर्म पे यहां पे कितना करंट आया, i2 प्लस i3। अब देखिए इसमें से कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा था बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही घूम फिर के वापस आता है। तो i1 करंट निकला था इससे, तो घूम फिर के कितना करंट आएगा इसमें वापस, i1 ही वापस आएगा। लेकिन इसमें तो i1 है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, i2 प्लस i3, और इसमें माइनस कर देंगे हम i1, ठीक है ना। यानी कि इस करंट में i1 करंट हमने माइनस कर दिया, क्योंकि वो इधर चला गया, बाकी का जो करंट बचा वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे, यहां से ये करंट आया, यहां से ये करंट आया, तो इधर कितना करंट गया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, i1 माइनस i2 प्लस i2
प्लस I3 और माइनस I1। तो कितना बचा इसमें देखिए, ये I1 कट गया, I2 कट गया, तो कितना बचा I3। तो देखा जितना करंट बैटरी से निकला था I3 निकला था, घूम फिर के कितना गया वापस I3 गया। ठीक है, तो करंट की लेबलिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है बस। अगर ये काम अगर आपने कर दिया अच्छे तरीके से तो फिर आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, उसके बाद तो KVL KCL रूल लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सोल्व कर रखा है, तो मैं आपको जस्ट वहीं ले चलता हूं। ये देखिए, तो इसमें हम अलग अलग लूप लेंगे। जैसे एक लूप हमने ये ले ली ABDA, ठीक है ना, और एक लूप हमने ये ली है CADC, ये वाली लूप ली है, और एक लूप हमने ये ली है ये BDEB, ठीक है ना, एक लूप हमने ये ली है। तो तीन वेरिएबल हमें निकालने I1 I2 I3, तो हमने इसके लिए तीन लूप ले लिया अलग अलग। ठीक है, तो तीनों लूप में से हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई निकल के सामने। कौन कौन सी इक्वेशन आई? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और यहां से इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है ना, ये तीन इक्वेशन आ गई इन तीनों लूप से। क्लियर है? फिर क्या किया है, I1 और I2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। तो यहां पे देखिए आपका ये वाला करंट खत्म हो जाएगा I1, I2 और I3 बच गया। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। फिर क्या कर रहा है, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 ये भी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 5 को इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 5, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 6। फिर क्या कर रहा है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 6 माइनस कर रहा है। तो जब यहां माइनस करेगा तो देखिए ये I2 करंट कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपने को मिल जाएगा I3 करंट। अब इसको हम ऊपर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से निकल आएगा I2 करंट। अब I2 और I3 करंट अपने को मिल गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो I1 करंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो I2 करंट हमने निकाल लिया, I3 करंट हमने निकाल लिया। ठीक है, और बाकी के जो आर्म्स में जो अलग अलग करंट जा रहा है, जैसे AD आर्म में कितना करंट जा रहा है I1 माइनस I2, तो वो आप माइनस कर लो I1 माइनस I2। ठीक है ना, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, यहां पे जो भी आएगा सोल्व करके लिखना। ऐसे देखिए BC आर्म में कितना करंट जा रहा है I2 प्लस I3 जा रहा है, तो I2 और I3 करंट को ऐड करके लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो आगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical bulbs having internal resistance are first connected in series and then in parallel with 10-volt power supply. In which combination the bulbs will glow brighter and why? तो देखिए पहले हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि दो हमारे पास आइडेंटिकल बल्ब हैं एक जैसे। ठीक है, आइडेंटिकल बल्ब है, इसका मतलब दोनों की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, टू आइडेंटिकल बल्ब्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, R है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है, और दूसरा केस ले रहा है कि वो दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है किसके साथ, विद ए 10 वोल्ट पावर सप्लाई, 10 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और ये भी पैरेलल में 10 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है? तो देखिए जब हमने सीरीज और पैरेलल किया था तो क्या किया था, उसमें क्या समझा था हमने कि जो सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V2। अब क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब बराबर बढ़ जाएगा पोटेंशियल। तो V1 कितना हो गया 5 वोल्ट और V2 भी कितना हो गया 5 वोल्ट। ठीक है ना, और पैरेलल के लिए मैंने आपको कहा था कि वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो V1 जाएगा वो भी कितना जाएगा 10 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो V2 जाएगा वो भी कितना जाएगा 10 वोल्ट जाएगा, सेम पोटेंशियल जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए ये पूछ रहा है कि ब्राइटर कौन सा होगा, तो जो ब्राइटनेस होती है, कोई बल्ब कितना ब्राइटर ग्रो करेगा किस पे डिपेंड करता है, तो जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर के साथ। ठीक है ना,
और पावर का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, रेजिस्टेंस के। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब हमने किया था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आर इक्विवेलेंट आई हमारी नेट रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कितनी आई 2R। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो यहां पे जो आर इक्विवेलेंट आ रही है वो कितनी आएगी अपनी R/2। ठीक है, तो यहां देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रही है सीरीज में, तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो गई, इसका मतलब पावर बढ़ गई। ठीक है, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपकी डीमर होगी। ठीक है ना, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये आपकी ब्राइटर होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए यहां पे बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर यहां पे घट जाएगी। और यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस आपकी घट रही है तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप लिख सकते हो, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब्स इन सीरीज इज लेस देन इन पैरेलल, देयरफॉर bulbs connected in parallel will glow more brighter। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why does the connecting wires doesn't get heat up in heating elements। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हीटर को, जो वायर जिससे हीटर कनेक्ट होता है वो वायर आपके ठंडे रहते हैं, वो गर्म नहीं होते, जबकि आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो आपका गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कनेक्टिंग वायर्स। तो व्हेन सेम करंट पासेस थ्रू इट, द वन हैविंग मोर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर हीट। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि देखो हीट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, I²RT। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वायर की, हीट भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करना। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो वो तो दौड़ने की कोशिश करेंगे, वो तो मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करती है, उसको मूव होने देती नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है इस केस में, इलेक्ट्रॉन आपस में ही कोलाइड करने लगते हैं और इसी कोलिजन की वजह से उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि कनेक्टिंग वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्मूथ रखता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन होती है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.